नमस्कार सभी साथियों को। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी की तरफ से आने वाली रेलवे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जितने भी रेलवे के सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं ये आपके सभी एग्जाम्स जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, और जितने भी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स हैं, मतलब जितने भी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले साइंस के प्रश्न हैं, ये सभी सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग पेज नंबर 39 को कंप्लीट कर रहे हैं और 39 और 49 दोनों पेज नंबर को कंप्लीट करेंगे। आरआरबी जनरल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा में 6/5/2012 को पूछे गए प्रश्न एक बार आप देख लीजिएगा। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व, तो अगर दूध से क्रीम हटा देते हैं तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, उसका घनत्व बढ़ता है। घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये इसका सूत्र होता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, सापेक्षिक घनत्व की बात करेंगे, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हमें बहुत सूक्ष्म तरीके से मापना है, बहुत छोटी सी वस्तु का मापन करना है, तो हम वर्नियर कैलिपर्स का मापन करते हैं। मतलब वर्नियर कैलिपर एक पैमाना होता है, इसके द्वारा मापा जाता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, तेल का जल के तल पर फैलने से तात्पर्य क्या है? इसका एक ही तात्पर्य है, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है ये पानी से कम होता है, इसलिए तेल होता है जल के तल पर फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है। जो खाने वाली ऊर्जा होती है इसको हम कैलोरी में मापते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है इसकी तीव्रता अधिकतम ध्रुवों पर होती है, और सबसे न्यून कहाँ पे होती है? तो सबसे कम भूमध्य क्षेत्र पर होती है, याद रखेंगे। भूमध्य रेखा यानी कि जो मिडिल होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, ये मान लीजिए ध्रुव हैं, साइड पे ध्रुव है, और जो बीच का इक्वेटर होता है भूमध्य रेखा होती है, इसी को भूमध्य भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, यहाँ पे सबसे कम होता है, न्यून होता है, सबसे कम यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। मान लीजिए कैसे घट जाता है? मान लीजिए कोई पानी है, अगर उस पर आप क्या मिला देते हैं, उसमें आप अपमार्जक मिला देंगे तो वो बुलबुले के रूप में उठता है और फिर तुरंत ही फूट जाता है, उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 13/5/2012 के प्रश्न पूछे गए हैं, और एक बार देख लेते हैं सारे प्रश्न। जल प्रवाह को मापने की यूनिट है, जल प्रवाह के मापने की यूनिट कहलाती है क्यूसेक, इसको क्यूसेक में मापते हैं। आपने हमेशा सुना होगा न्यूज रिपोर्टर्स के द्वारा कि यहाँ से 4 लाख क्यूसेक लीटर पानी छोड़ा गया, 1 लाख क्यूसेक लीटर। यहाँ पे जल प्रवाह है, जल के प्रवाहित होने की जो माप होती है उसको क्यूसेक में मापते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत होता है, यह सौर ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का ताप सामान्य ताप है, मतलब केल्विन के पैमाने पर मानव शरीर के सामान्य ताप कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। 27 डिग्री सेंटीग्रेड एक ही मानव शरीर का तापमान होता है, और इस पे प्लस 273 करते हैं, प्लस 273 केल्विन करेंगे तो टोटल ये मिलाकर के कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको केल्विन में बदलना है तो हम इसमें 273 जोड़ेंगे, 310 केल्विन टोटल हो जाएगा। ध्वनि यात्रा करती है, ध्वनि यात्रा करती है, यह अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है, याद रखिएगा। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि यह आर्द्रता उच्च होता है, इसलिए आर्द्रता उच्च होती है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, चमगादड़ की बात करेंगे, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ वो कैसे? जो चमगादड़ होते हैं ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को सुनने में सक्षम होते हैं, इसलिए ये पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं।
अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है, इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, और ये सबसे अधिक हमें किसमें देखने को मिलता है? प्रिज्म में। मान लीजिए ये कोई कांच का एक प्रिज्म है, कांच का कोई एक प्रिज्म है, और इस पर से कोई भी मान लीजिए यहाँ से एक प्रकाश आता है, और अगर यहाँ पे कोई भी प्रकाश पड़ेगा तो ये अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगी, इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, और सबसे अधिक किसका होता है? सबसे अधिक। अगर सबसे कम पूछा है तो सबसे अधिक भी पूछ सकता है, और सबसे अधिक होता है आपका लाल, सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदैर्ध्य होता है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, ये धूल कण होते हैं। आपने सुना होगा प्रकाश की परिभाषा में, प्रकाश धूल कणों के माध्यम से गमन करता है, अर्थात धूल कणों के माध्यम से चलता है। इसीलिए मान लीजिए कि कोई ऐसा रूम है, आपने सुबह के टाइम में देखा होगा, अगर किसी खिड़की से प्रकाश आता है तो जब आप देखेंगे खिड़की की तरफ तो वहां से बहुत सारा प्रकाश और धूल कण आपस में तैरते हुए मिलेंगे, और यही धूल कण के माध्यम से पूरे रूम में प्रकाश फैल जाता है। तो यह प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूल कण। यहाँ से आप याद रख सकते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इसके बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी। RRC ग्रुप डी परीक्षा 27/5/2012 को पूछे प्रश्न, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप का जो चश्मा होता है इसकी पावर 0 डायोप्टर होती है। डायोप्टर किसको मापता है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। याद रखेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, इसे डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है? अभी जस्ट बताया आपको, लाल। रेड कलर का जो तरंगदैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होती है, इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। उम्मीद है अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न आप देख सकते हैं, और प्रश्न आपका तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारे जो होते हैं इनके टिमटिमाने का क्या कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन इसका प्रमुख कारण होता है। अगला प्रश्न है मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया का दूसरा नाम होता है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष इसका दूसरा नाम होता है, और इसको अवतल दर्पण से ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सॉरी अवतल लेंस का, यहाँ पे दर्पण नहीं होगा, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? लाल कलर का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल के नियम बराबर का क्या सूत्र होता है आपको बता दें। स्नेल का नियम होता है sin I/sin R। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, तो इसमें मृदु लोहा क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं इन्हें क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो कम प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। RRC ग्रुप डी परीक्षा 3/6/2012 को पूछे गए प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह नियंत्रित विखंडन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो यह 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? आप ऐसे याद रखें, विव ग्योर से आप याद रख सकते हैं। ऐसे आप याद रखिएगा, वी से वायलेट हो जाएगा, आई, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। अगला प्रश्न प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र होता है, तो इसको सोनार कहते हैं। ठीक है, इसको सोनार कहा जाता है। सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है, तो यह 2 सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत रूप से परमाणु होता है। विद्युत रूप से जो परमाणु होता है यह उदासीन होता है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए यह उदासीन होता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो यह परमाणु क्रमांक उसके गुणों को प्रदर्शित करता है। परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं।
आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 10/6/2012 में पूछे गए प्रश्न। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसमें फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है? यह जस्ते का बना होता है शुष्क सेल का एनोड। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो इसमें न्यूट्रॉन कण की जरूरत पड़ती है। प्रश्न है, कोल गैस मिश्रण होता है? कोल गैस जो होती है इसका मिश्रण होता है हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, H2CHO4 और CO का मिश्रण होता है कोल गैस। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये आपका पेज नंबर 39 है और 39 नंबर पेज नंबर है। प्रश्न है, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो जितने भी तेल होता है, जितने भी प्रकार के तेल होते हैं सभी हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जाने जाते हैं। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो यह कास्ट आयरन से स्टील को कन्वर्ट करने में होता है इसका प्रयोग। अगला प्रश्न है, मोह मापनी का उपयोग होता है? मोह मापनी, तो यह खनिज की कठोरता को मापने में किया जाता है मोह मापनी का उपयोग। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो यह करने वाले थे न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया था तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित था। आरआरबी चंडीगढ़ 15/7/2012 को पूछे गए प्रश्न है आपका, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक होता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO बोलते हैं और निकोटीन, इसमें दोनों पाया जाता है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। निलंबन कण का आधार होता है? निलंबन कण का आधार होता है 10⁻² और 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? यह प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। जितनी भी एनिमल्स सेल होती हैं उनमें लाइसोसोम पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए यह केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है? कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव होता है सेलुलोज। प्रश्न है, जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयां क्या कहलाती हैं? तो इनको गुणसूत्र कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो एंटीबॉडी की बात करेंगे, यह टॉन्सिल में बनते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है? यह वसा एवं सेलुलोज की बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। प्रोटीन की इकाई क्या है? इसकी इकाई होती है अमीनो अम्ल। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं यह प्रोटीन की इकाई होती है। आरआरबी सिकंदराबाद 15/7/2012 को पूछे गए प्रश्न है आपका, केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? केंद्रक का विभाजन कहलाता है कैरियोकाइनेस, इसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है? बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करने वाली प्रक्रिया कहलाती है जीरोंटोलॉजी, इसे बोलते हैं जीरोंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज, जो आपका हार्मोन होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, इसका प्रयोग करते हैं, यह इसके लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, पैपिलरी पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? यह स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती हैं पैपिलरी पेशियां। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? मनुष्य के शुक्राणुओं की बात करेंगे, इसकी आयु होती है 48 से लेकर 72 घंटे तक। अगला प्रश्न है, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो पलकों के किनारे मीबोमियन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मीबोमियन इनका नाम होता है और ये ग्रंथियां पलकों के किनारे पाई जाती हैं। तो साथियों ये आपका पेज नंबर 40 स्टार्ट हो चुका है। पेज नंबर 40, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो आहार नाल में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, यह है ग्रशिका। अगला प्रश्न है, आरआरबी मुंबई 15/7/2012 को पूछा गया प्रश्न है आपका, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है वसा का इमल्सिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? तो रुधिर एक जो है तरल संयोजी ऊतक होता है, याद रखेंगे। रुधिर कैसा एक ऊतक होता है? तरल संयोजी, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप याद रखेंगे तरल संयोजी ऊतक। रुधिर आपका
तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? यह कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है साइटोकाइनेसिस में। अगला क्वेश्चन है आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? जो आपका आमाशय होता है इसे गैस्ट्रिन नामक एंजाइम बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी कोलकाता 15/7/2012 को पूछा गया प्रश्न, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे जॉन रे, इनका नाम था जॉन रे। अगला प्रश्न है सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, तो इसका अनिवार्य मूल तत्व होता है कार्बन। इसको कार्बन को सी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? रूपांतरण, म्यूटेशन इसी को बोलते हैं, तो रूपांतरण की खोज किसने की थी? ग्रिफिथ ने की थी। अगला प्रश्न डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई थी? तो जीव जातियों की उत्पत्ति को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत के द्वारा बताई थी। अगला प्रश्न अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? अमीबा का प्रचलन अंग यह कहलाता है कूटपाद, इसे वो कहते हैं कूटपाद। अगला प्रश्न सांप का जहर है। सांप की जहर की बात करेंगे तो यह एक प्रोटीन होता है सांप की जहर। अगला प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? ये बताना है। जो जीवन है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में होती है? यह प्री कैम्ब्रियन काल में होती है जीवन की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है आर्थ्रोपोडा संघ के जातियों की संख्या। आरआरबी अहमदाबाद 15/7/2012 को पूछे गए प्रश्न, सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? कछुए की आयु सबसे अधिक होती है। और अगला प्रश्न है अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था? यह स्टैनली मिलर के द्वारा अमीनो एसिड को सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया। रेलवे सामान्य विज्ञान प्रश्न है आपका मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है? कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता, अर्थात उसमें ऑक्सीजन का नहीं पाया जाता है, आप जानते हैं, और इसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। यानी कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में? तो तंत्रिका तंत्र में कोशिका का विभाजन नहीं पाया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? यह विष जो होता है, विषों के अध्ययन को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। विषों से तात्पर्य है, जैसे आप मान लीजिए सांप के जहर की बात कर दें, मान लीजिए किसी भी चीज का जहर है, कोई केमिकल है, अगर इसका जो है मतलब अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? टॉक्सिकोलॉजी। आरआरबी इलाहाबाद 15/7/2012 को पूछे गए प्रश्न, पक्षियों में प्रायः एक ही होता है? पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है। ठीक है। अगला प्रश्न किस तंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र अमीबा में नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहते हैं? मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहा जाता है एपीकल्चर। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी यकृत यानी कि लीवर में यूरिया बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है काकरोच के लार्वा को कहते हैं? काकरोच का जो लार्वा होता है इसको हम लोग न्यूम्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? यह सांप में कान का पर्दा नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है तोते का अनुमानित जीवन काल होता है? तो इसका 20 वर्ष अनुमानित तोते का जीवन काल माना जाता है। रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? यह धमनी से मापी जाती है रुधिर की नाड़ी दर। अगला प्रश्न है मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, इसको बैंक्रियल या ब्रैंकियल धमनी के द्वारा मापा जाता है। ब्रैंकियल धमनी इसका नाम है। आज से आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आरआरबी बेंगलोर 15/7/2012 को पूछे गए प्रश्न, यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी? तो उसमें यूरिया जो एक विषैला पदार्थ होता है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? यकृत जो आपका लीवर होता है, यहाँ पर ग्लाइकोजन का संचय होता है। और साथियों सभी से अनुरोध है कि हम लोग जो वीडियो को इसको लाइक जरूर कर दिया करें, सभी साथी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो।
और आप सभी को हमारे द्वारा करवाई जा रही क्लासेस कैसी लगती हैं इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताया करें। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स होगा वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पता चलता है कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए और आगे से हम लोग क्या और ऐड कर सकते हैं, जरूर बताया करें। और साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें अगर हो सके तो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। और आपसे पहले भी बताया था कि मेहनत करने वाले सिर्फ हम अपने चैनल पे अकेले हैं, अभी हमारी भी कोई भी टीम नहीं है, इसलिए बहुत सारी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करने में। तो उसके लिए एक लाइक और एक शेयर तो जरूर बनता है, ये जरूर कर दिया करें। अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? रक्त के स्कंदन में रक्त प्लेटलेट्स सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे तो यह मस्तिष्क में स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या होती है? कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33। मनुष्य के रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम है? मनुष्य के रक्त में अमाइलेज पाया जाता है, ठीक है, एमिलेज या एमाइलेज इसी को कहते हैं, और यह आपके मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, साथियों आप देख सकते हैं ये आपका पेज नंबर 40 है और क्वेश्चन है आपका, रक्तदाब। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण करता है अधिवृक्क, एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त मात्रा या अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? तो मनुष्य शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है, ठीक है, इस्कीमिया। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी सम्मिलित परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? यह दालचीनी की बात करेंगे, दालचीनी पेड़ की छाल से पेड़ की छाल से एकत्र की जाती है। क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है? मूत्र का असामान्य घटक होता है सेल्ब्यूमिन, इसी को बोलते हैं सेल्ब्यूमिन, और यह असामान्य घटक होता है मूत्र का। अगला प्रश्न है, बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं? अंडे के विकास को बिना निषेचन के इसे कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस अंडे के विकास को कहते हैं जो कि बिना निषेचन के होता है। अगला प्रश्न है, कटने या घाव लगने पर रक्त को जमाने अर्थात खून का थक्का बनाने में सहायता करता है, तो इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। यह ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अगला प्रश्न है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? इसको एपो एंजाइम कहा जाता है, याद रखिएगा, एपो एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बुद्धि का केंद्र स्थित है? तो बुद्धि का केंद्र आपका प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम बोलते हैं, सेरेब्रम में होता है। किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? आपातकालिक हार्मोन एड्रेनलिन कहा जाता है, याद रखेंगे, एड्रेनलिन। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी जयपुर मेट्रो रेल 23/12/2012 को पूछा गया प्रश्न, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? पेलाग्रा जो रोग होता है यह किसकी कमी से उत्पन्न होता है? नियासिन की उपलब्धि से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, मम्स। यह मम्स नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो मम्स की बात करेंगे, यह लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। इससे जो है स्वाद, जो आप शरीर होता है इसमें या किसी व्यक्ति में स्वाद की कमी आ जाती है, लार ग्रंथियों इसको प्रभावित हो जाती है। तो अगला प्रश्न है, गोल कृमि या निमेटोड से होने वाला रोग है, इसे बोलते हैं फाइलेरिया। अगला प्रश्न है, लाग विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम होता है? तो लाग विकृति यह टिटनेस नामक बीमारी का दूसरा रूप होता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, वर्णांतता वाले रोगी को लाल रंग दिखाई देगा? तो वर्णांतता वाले रोगी को लाल रंग हरा के दिखाई देगा, याद रखेंगे, उसको लाल वस्तु हरी दिखाई देगी। अगला प्रश्न है, चेचक होने का कारण है? तो इसका कारण होता है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस चेचक होने का कारण होता है। आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा 23/12/2012 को पूछा गया प्रश्न, साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो साग जो होता है इसमें लोहा, आयरन की मात्रा सबसे अधिक होता है। जितनी भी हरी वेजिटेबल सब्जियां, यह साग होता है। अगला प्रश्न है, वायरल संक्रमण से होने वाला तत्व है? वायरल संक्रमण से होने वाला तत्व होता है जुखाम, ठीक है। और साथियों, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और क्लास कैसी लगी बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई हो साथियों तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी आपका
कमेंट हो, सुझाव हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। और मेरे सभी साथी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि समय-समय पर आपको जितने भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट होती हैं, वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और साथियों, हमारे द्वारा एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो लाया गया था जिसमें बताया गया था कि आपकी जो एएलपी है, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई और जो भी अभी हाल में एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि जूनियर इंजीनियर आदर्श, मतलब जितने भी एग्जाम हैं ये सभी थोड़ा सा पोस्टपोन हुए हैं। मतलब इनका जो पोस्टपोन होने का जो रीजन है, मतलब अभी कुछ रीजन दिया नहीं गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लिख के आया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन मतलब प्रशासनिक रीजन के कारण ही इनको पोस्टपोन किया गया है। और इसकी डेट भी दी गई है, मतलब डेट थोड़ा सा चेंज की गई है। कहने का तात्पर्य है कि डेट को रिवाइज्ड डेट फिर से दी गई है रेलवे के द्वारा, आरआरबी के द्वारा रिवाइज डेट आई है। तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। अगर अभी तक आपने देखा नहीं कि कब कौन सा एग्जाम है, तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग या अपने जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, आरआरबी हो, एएलपी हो, आरपीएफ एसआई हो, टेक्नीशियन हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेट को ध्यान में रख लीजिएगा और जरूर देख लीजिएगा। और साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लेते हैं सबसे विदा। और आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहे, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।